नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। रोज बरोज की तरह घटना चक्र में आज भी दो बड़े मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करने के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आइए देखते हैं क्या कुछ खास है आज के एजेंडे में। पीएम मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का दिया जवाब। मनरेगा को बताया कांग्रेस की नाकामी। बौखलाई कांग्रेस का पलटवार। कहा पीएम ने किया गरीबों का अपमान। वित्त मंत्री ने पेश किया आर्थिक सर्वे। 8% विकास दर का अनुमान। महंगाई में आई कमी। शनिवार को पेश होगा मोदी सरकार का पहला पूर्ण बजट। तो दो खास एजेंडे हैं, तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक सर्वेक्षण की, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण वो आंकड़े होते हैं जिससे ये अनुमान लगाया जाता है कि बजट, आम बजट किस तरीके का हो सकता है। 28 फरवरी को बजट आना है और क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ बातें कही गई हैं, उस पर जरा एक सरसरी निगाह आपको बता देते हैं। 8% की दर 2016 के लिए लक्ष्य रखा गया है। 8% की दर अचीवेबल है, उसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है और आने वाले सालों में 8 से 10% के आसपास का आंकड़ा रखा जा रहा है जीडीपी ग्रोथ के लिए। महंगाई दर में कमी आई है, आगे भी ये जारी रह सकती है। रिफॉर्म पे अभी भी सरकार का जोर रहेगा। सब्सिडी बर्डन घटाया जाएगा। सरकार का ध्यान जो है वो आमदनी बढ़ाने पर है। क्या कुछ ये इंडिकेट कर रहा है, इस पर चर्चा करने के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ संजय थापा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ जी देवराजन साहब हैं, नेता फॉरवर्ड ब्लॉक के। रामाधार शर्मा जी हैं, कांग्रेस के नेता। पुष्पेंद्र कुलशेष जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। साथ मौजूद हैं हमारे साथ दिलीप के सिंह, वरिष्ठ पत्रकार और ग्रुप एडिटर जैन टीवी के। सबसे पहले संजय जी आपसे जानना चाहेंगे, ये जो आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े आए हैं और जिस तरीके का रेल बजट रहा है, ये कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि गवर्नमेंट जो है अब उसका जो जोर है वो आमदनी बढ़ाने पर है। और जो इंडिकेशन दिया गया है फूड सिक्योरिटी का खासतौर से जिक्र किया गया कि अगर इस बिल को कंटिन्यू करना है तो सरकार उत्पादन बढ़ाने पर जोर देना होगा। 20% के आसपास बढ़ोतरी हुई है फूड सिक्योरिटी बिल के अंदर, तो इसको लेकर के खासतौर से जिक्र किया गया। क्या कुछ आप इन आंकड़ों में पढ़ पा रहे हैं? सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया है उसको मद्देनजर रखते हुए सरकार ने ये बोला है, मोदी सरकार ने, कि जो है हमारी जो ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ है, आर्थिक विकास है, वो 10% के करीब पहुंचने की संभावनाएं बन रही हैं आने वाले सालों में। परंतु इसके लिए क्या हम ऐसे उचित उपाय और पॉलिसीज मोदी सरकार ने किए हैं कि नहीं, इस पे अगर एक नज़र डालें तो इस पे आप देखिए कि जो है ये अपने ग्रोथ में जो है इन्होंने मेक इन इंडिया का जो है प्रोग्राम दिया है। तो क्या ये आने वाला बजट जो कल पेश होगा संसद में, इसमें ये प्रो उद्योगपतियों के लिए होगा या ये कुछ आम आदमियों के लिए भी तोहफा रखेगा, या पॉपुलिस्ट होगा, या ये रिफॉर्म्स के प्रति होगा, या इसको कुछ जन लुभावने सपने दिखाकर इसको भी टाल दिया जाएगा? तो मेरे को लगता है ये मेक इन इंडिया जो प्रधानमंत्री जोर डाल रहे हैं उसको देखने लायक है कि इसके माध्यम से कैसे हम 10% ग्रोथ, 10%। आपने कहा कि आम आदमी पॉपुलिस्ट की जो बात की, इसमें एक बात है कि ये पॉपुलिस्ट बजट तो होने वाला है नहीं, क्योंकि एक बात कही गई है कि जो सब्सिडी बर्डन है गवर्नमेंट घटाएगी, चाहे वो फ्यूल सब्सिडी हो, चाहे वो फर्टिलाइजर सब्सिडी हो, यूरिया सब्सिडी हो, ये तमाम सब्सिडी सरकार अब बोझ अपना कम करेगी। तो निश्चित रूप से इसका बर्डन पास ऑन किया जाएगा कंज्यूमर के ऊपर, और कंज्यूमर है आम जनता। तो आम बहुत पॉपुलिस्ट बजट की उम्मीद न रेल बजट को देख करके भी ये लग रहा है। आपको लग रहा है ये कहीं से? बिल्कुल सही, आप सही बोल रहे हैं कि इसमें लगता नहीं है कि जैसे कि जो जनरल एग्जाम्शन है, एक उम्मीद बनी थी कि जनरल एग्जाम्शन 2.5 लाख पर ईयर से बढ़ाकर 3 लाख की जा सकती है, और जो एटीसी में जो एग्जाम्शन है वो 1.5 लाख से 2 लाख बढ़ाने की संभावनाएं हमको नजर आती थी और काफी चर्चा इसमें हुई है। लेकिन फिस्कल डेफिसिट को 3.6% रखकर और ग्रोथ के कुछ आंकड़े सही नहीं आ रहे हैं। इसके मद्देनजर आप सही बोल रहे हैं कि ये संभावनाएं बहुत कम लग रही हैं। परंतु देखते हुए जो असेंबली इलेक्शंस आने वाले हैं और दिल्ली में जो हाल हुआ है बीजेपी का, उसके मद्देनजर शायद कहीं कोई इधर एक दो टूटे फूटे सुझाव प्रधानमंत्री और जो वित्त मंत्री हमारे कल दे सकते हैं। चलिए आपसे जानना चाहेंगे देवराजन साहब, आपकी उम्मीदों पर कैसा रहने वाला है बजट? आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े हम देख रहे हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट को सरकार 1% पे लाने की बात कर रही है जो लक्ष्य रखा गया है, सब्सिडी बर्डन कम करने की बात कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देने की बात की जा रही है।
इन आर्थिक सर्वेक्षणों को, आंकड़ों को पढ़ करके बजट का खाका कुछ तैयार हो रहा है आपके दिमाग में? देखिए, अभी हमारे सामने है जो इकोनॉमिक सर्वे 2014 है हमारे सामने, जो कुछ घंटों के बाद हमारा ये एक संपूर्ण बजट ये मोदी सरकार की कल पेश होने वाले हैं। तो अभी हम लोग चर्चा कर सकते हैं जो इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर क्या नतीजा निकला है, उसी के आधार पर ही हम लोग चर्चा कर सकते हैं। उसी में उन्होंने कुछ बात यहाँ पर रखे हैं, मुझे लगता है ये सभी बात में एक दूसरे से कोई संबंध ही नहीं है। सबसे पहला बात है, उन्होंने जो बात कर रहे थे यहाँ पर जो आपका जीडीपी ग्रोथ का, जैसे 2015 का जीडीपी ग्रोथ इकोनॉमिक सर्वे में जो दिखा रहे थे आपका 7.4% तक पहुंचेगा। बिल्कुल। लेकिन आप अगर देखेगा तो लास्ट क्वार्टर तक अगर देखेगा तो आपका इकोनॉमिक जो जीडीपी का जो ग्रोथ है वो 5 पॉइंट समथिंग में है। और दूसरी बात ये है, हमारे देश का दो बड़े संस्था दो टाइप का जीडीपी ग्रोथ का प्रोजेक्शन किया हुआ है, एक कंफ्यूजन भी है। एक है आपका सीएसएसओ जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने ये कहा है ये 7.4 तक जाएगा, लेकिन आरबीआई ने एक रिपोर्ट पेश करके कहा है वो 5.75 तक मैक्सिमम है। उसका मतलब ये है जो जीडीपी कैलकुलेट करने का जो बेस ईयर है उसी में इन लोगों ने एक बिना मतलब क्वांटम जंप कर दिया है। ये सीएसएसओ ने उन्होंने 2012 का जो साल है उसको बेस कर दिया, लेकिन आरबीआई अभी भी जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे में ज्यादातर जो ग्रोथ का आपका डिक्लाइन का सभी का बेस ईयर 2010 रखा हुआ है। इसलिए जो 7.4 जो ग्रोथ की बात कर रहे हैं इसमें असंभव है। एक सेकंड है, उन्होंने टारगेट रख रहे 2016 में 8% तक जाएगा। हमको मालूम नहीं है साहब को ये 10% की आंकड़ा कहां से मिले हैं। आने वाले सालों में, कुछ सालों में हम 8 से 10% तक अचीव करें, डबल डिजिट तक पहुंच सकते हैं। 2016 का टारगेट उन्होंने रखा भी है। बात सिंपल इतना है, इसमें आपका इकोनॉमिक सर्वे अगर ठीक से देखेगा तो दो बात आपका सामने आ रहे। एक है इकोनॉमिक ग्रोथ का इसी प्रकार का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोजेक्शन दिखाया है। सेकंड है आपका इन्फ्लेशन कम हो गया है, लेकिन इसमें देखने की बात यही है, ये हम लोगों का नजरिया से हमने देखा है, इन्फ्लेशन जब कम होता है उसका मतलब सरकार के पास जो पैसे आए हैं लेकिन वो पैसा आपका बाजार में भी जो दिया ही नहीं है, इसी के वजह से इसका हो जाती है। आप देखने की बात ये हो गया आपका एग्रीकल्चर का ग्रोथ आपका माइनस ही है, मतलब जो ग्रोथ इंक्रीज नहीं हुआ। आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का भी ग्रोथ ही नहीं हुआ। सिंपल ग्रोथ हुआ है आपका सर्विस सेक्टर में ग्रोथ हुआ। सर्विस सेक्टर ग्रोथ का मतलब क्या निकलते हैं, आपका कोई भी सर्विस सरकार से आप ले रहे इन सभी को आपको ज्यादा पैसा देना पड़ते हैं। पहले आप कोई भी एक प्रोमिसरी नोट भी लिखे आप 25 पैसा का एक रेवेन्यू स्टैम्प चिपकाते थे, तो उसका मतलब आप 25 पैसे सरकार को इस सर्विस के लिए आप दे रहे, जो सर्विस हमको मिल रहे उस सर्विस के लिए हम 25 पैसा दे रहे। आज वहां पर नहीं है, आपका एजुकेशन, हेल्थ, टेलीकम्युनिकेशन, आपका ट्रांसपोर्ट, सभी सर्विस के लिए आपको ज्यादा पैसा देना पड़ती है। इंक्लूडिंग आप देख लीजिएगा आपका टोल टैक्स रास्ता का, आप एक गाड़ी खरीदेगा उसको आपको लाइफ टाइम रोड टैक्स देकर के आप गाड़ी का रजिस्ट्रेशन मिलती है। उसका मतलब जब रोड टैक्स सरकार को देती है, सरकार का जिम्मेदारी बनता है हमको रोड तैयार करके देने का। लेकिन अभी अवस्था क्या हो गया, रोड टैक्स देने के बाद भी अगर आपको रोड से जाना है तो आपको टोल टैक्स भी देना पड़ेगा। तो इसी प्रकार हर सर्विस का डबल टैक्स, ट्रिपल टैक्स लगा करके वहां से पैसा वसूल कर रहे। इसी के चलते हुए आपका सर्विस में टैक्स ज्यादा सरकार को आ रहे। प्लस इंटरनेशनल बाजार में जो क्रूड ऑयल का दाम इतना कम हो गया, इतिहास में इतना नीचे अभी तक नहीं आए हैं। इसी से चलते हुए आपका इकोनॉमिक सर्वे में बता रहे हैं। उम्मीद क्या कर रहे हैं आप इन सर्वे से? बजट कैसा होगा? कैसा पॉपुलिस्ट तो होगा नहीं, कैसा हो, किसके लिए होगा बजट? पॉपुलस होगा कुछ, किसका पॉपुलस को कुछ खास आदमी के जो रिटेन गिफ्ट देना है ये सरकार को, ये सरकार को सत्ता में ले आने के लिए जो कोशिश किया था उसका कुछ रिटेन गिफ्ट देना है। और रिटेन गिफ्ट का जो बात है इस बजट में आपको कल मिल जाएगा, आराम से आप देख लीजिए। चले दिलीप जी आपसे जानना चाहेंगे, अब ये जो आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े हैं जिसको ये कहा जा रहा है कि हो सकता है आम आदमी को इतनी राहत मिल सकती है कि टैक्स में राहत मिल सकती है, डायरेक्ट टैक्स में राहत मिल सकती है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में उसका इजाफा हो सकता है, क्योंकि सरकार का जोर जो है वो इस बात पर है कि आय को बढ़ाना है, जीडीपी को बढ़ाना है और तमाम जो एम्बिशियस योजनाएं हैं उनकी फंडिंग के लिए पैसे की जरूरत है। सब्सिडी घटाने की बात हो रही है,
क्या इंडिकेशन आपको मिल रहे हैं? देखिए, मैं बहुत सारे चीज़ों को, आर्थिक जो आंकड़े होते हैं जी, वो समझ से मुझे समझने में एक तो बहुत दिक्कत होती है। मुझे खाली उसको ज़मीन पर मैं देखता हूँ जी, मुझे इन्फ्लेशन से ये समझ में आता है कि इन्फ्लेशन अगर डिक्लाइन हुआ है तो बाजार में जो हमें चीज़ें हैं जो हम हर दिन इस्तेमाल करते हैं उसके दाम में कमी होगा, कुछ उससे सस्ते में हमें मिल सकता है जी। लेकिन जब मैं देखता हूँ घर में जो चाहे सब्जी के दाम हो, दाल के दाम हो, बाकी जो बुनियादी चीज़ों के दाम हो, उसको देखता हूँ तो लगता है कि इस आंकड़े का क्या मतलब है। जी, तब मुझे समझ में नहीं आता है कि इन आंकड़ों से हम क्या निकालें। इन आंकड़ों का मतलब वही है कि 10 साल अगर यूपीए सरकार में देखें तो ये आंकड़े हमें हमेशा मिलते रहे। इन आंकड़ों के ऊपर नीचे थोड़े कम ज्यादा आंकड़े तो मिलते ही रहे, लेकिन क्या आम लोगों को, कॉमन लोगों को, मध्यम जो भी वर्ग जो लोग जीते हैं हर दिन, उनके लिए इस इन्फ्लेशन का फायदा मिला या नहीं मिला, मुझे ये समझ में आता है। और मैं उसको अगर देखता हूं तो इकोनॉमिक सर्वे जो आया है, अगर वो इंडिकेटेड है बजट के, इफ एट ऑल देयर इज अ इंडिकेशन, तो मुझे लगता है कि एक बार फिर उन आंकड़ों को प्रेजेंट किया जाएगा जो हर साल पिछले कई सालों से हम देखते आ रहे हैं, और उन आंकड़ों से लोगों का भला होने की मुझे गुंजाइश नहीं दिखती, क्योंकि ये आंकड़े जो हैं, मैंने बार बार ये पहले भी कहा जाता रहा, कोई मैं नहीं कह रहा हूं, लाइज डैम लाइज इन स्टैटिस्टिक्स, तो ये स्टैटिस्टिक्स हैं और इन स्टैटिस्टिक्स को मैं उसी तरह से देखता हूं कि जो मैंने कहा, लाइज डैम लाइज एंड स्टैटिस्टिक्स, इसके बियॉन्ड मुझे समझ में नहीं आता तब तक जब तक आप जमीन पे चीजों को जोड़ के उसका असर नहीं देख सकते। चलिए रामाधार जी, क्या कुछ आंकड़े देख रहे हैं? आंकड़े निश्चित रूप से कुछ आंकड़े ऐसे हैं जो थोड़ी सी ग्रीन शूट जिसे कहते हैं इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में एक थोड़ी बहुत हरियाली दिखा रहे हैं, क्योंकि पिछले काफ़ी लंबे समय से अर्थव्यवस्था की रफ्तार काफ़ी सुस्त पड़ी हुई थी, और अगर 2-3 साल के अंदर 8 से 10% जीडीपी ग्रोथ हासिल करने की बात गवर्नमेंट कह रही है, आपको लगता है कुछ सकारात्मक लग रहा है? और ये और इस आर्थिक सर्वेक्षण से आपकी क्या उम्मीदें हैं बजट को लेकर? देखिए, 1990 से लेकर 2015 तक इतने आंकड़ों की बाजीगरी इस देश की जनता झेल चुकी है कि अब किसी भी सामान्य आदमी को इन आंकड़ों में कुछ भी समझ में नहीं आता। अब मैं सामान्य व्यक्ति हूं, ये सारी चीजें मेरी समझ में भी नहीं आती कि 8% हो गया, क्या अंतर आएगा। मैं सिर्फ इतना मेरे समझ में आता है कि इस देश में न किसानों की स्थिति सुधरी है, न गरीबों की सुधरी है, न मजलूम न वंचितों की सुधरी है, न युवाओं को रोजगार के अवसर प्रॉपर मिले हैं, न हमारे घर में जो खाद्यान्न आ रहे हैं उसके दर कम हुए हैं, न हम जो राशन यूज कर रहे हैं, अपने फ्यूल सम यूज कर रहे हैं, उसके मूल्यों में कमी आई है। ये आंकड़ों की बाजीगरी सरकार का काम है। एक सवाल मैं कर रहा हूँ, 1990 से 2015 की तुलना आप कर रहे हैं, अगर जो भी आंकड़े रहे हों उसकी तस्वीरें क्या आपको दिखाई नहीं देती हैं? चाहे वो एयरपोर्ट के जरिए, चाहे वो बड़ी चौड़ी सड़कों के जरिए, दिल्ली में मेट्रो के जरिए, ये चीजें, क्या ये आंकड़े आपको दर्शा नहीं रहे? हर साल कितने युवा लोग आ रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां कर रहे हैं, ये आंकड़े ये भी तो दर्शाते हैं कि आखिर में कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में जो नौजवान नौकरी कर रहे हैं उसमें सरकार का क्या लेना देना है? देश का तो लेना देना है। आंकड़े देश के हैं ना, आंकड़े सरकार के सर्विस थोड़ी हैं। सेक्टर में जो हमारे नौजवान लगे, जो बहुत सारे इसमें इंजीनियर, शिक्षा को हम लोगों ने लिबरलाइज किया, इंजीनियरिंग कॉलेजेस बहुत सारे आए, जो सिंपल ग्रेजुएशन लड़के करते थे वो लोग बीटेक कर लिए, बीटेक करने के बाद वो लोग विदेशी कंपनियों में लग गए, 50,000 लाख रुपए का तनख्वाह कमाने लगे। लेकिन उन लड़कों से भी अगर आप पूछे, मेरी बात होती है उन बच्चों से भी, मैं उन लोगों से भी पूछता हूं कि 18 लाख रुपए का पैकेज है, फिर भी 20 तारीख जाते जाते तुम अपने गार्जियन से 100 रुपए क्यों मांगते हो? वो बोलता है खत्म हो जाता है, बचता ही नहीं है, महंगाई इतनी ज्यादा है कि हम कुछ कर ही नहीं पाते। लाइफ स्टाइल पे खर्च करते हैं, मॉल्स बन रहे हैं, मॉल्स पे जा रहे हैं, मूवी टिकट महंगी हो रही है, आप अफोर्ड कर रहे हैं, इसलिए सब चीजें आ रही हैं। जब सारी चीजें हो रही हैं तो ये ग्रोथ रेट आप क्या दिखा रहे हैं? 8% बढ़ रहा है। भैया 2% ग्रोथ रेट बढ़ाइए, और जो 20,000 रुपया कमा रहा है या 15,000 कमा रहा है, उसके जेब में भी महीने के 30 तारीख को 50-100 रुपए बचे तो ये देश सुखी होगा, और मैं इससे संतुष्ट होऊंगा। चाहे ये सरकार करे, आगे आने वाली सरकार करे, या पीछे जो सरकारें गई, वो तो खैर बीते दिन की बात है, वो लोग नहीं कर पाए। अब देखिए, ये
इन्होंने आज माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि मेरा विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ गया है। तो अरे भाई, तेल के इंपोर्ट में सबसे ज्यादा खर्चा है तुम्हारा, और तेल का कीमत आधे से भी नीचे आ गया तो वो भंडार तो बढ़ेगा ही, वो पैसे तो बचे ही। गोल्ड का इंपोर्ट कुछ कम हुआ तो उसमें भी तुम्हारे विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ा है। तो ये तो मेरे ऐसा बेवकूफ और इस देश का सामान्य सा नागरिक जानता है कि किसको पढ़ा रहे हो। चलिए जरा इस बीच कुछ एक बयान भी आए हैं, वित्त मंत्री साहब क्या कुछ कह रहे हैं और बाकी सियासी पार्टियां क्या कुछ कह रही हैं, उनके जरा बयान सुनाते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। Madam Speaker, I lay on the table of the House a copy, Hindi and English version of the Economic Survey 2014-15, Volume 1 and 2. चलिए बाकी जो सियासी पार्टियां हैं उन आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों पे क्या कुछ कह रही हैं, अब उसको सुनते हैं। ये सब आपका निर्भर करता है आंकड़ों के ऊपर, आंकड़ों को किस तरीके से आपने इस्तेमाल किया। एक पुरानी अंग्रेजी कहावत है जो कहता है कि लाइस, डैम्ड लाइस एंड स्टैटिस्टिक्स, यानी झूठ और बड़े झूठ से भी आगे जो है आपके आंकड़े हैं। जिसको अब किया क्या सरकार ने, 2000 जो है बेस ईयर हुआ करता था आज तक, जिसके आधार पर आप ग्रोथ रेट की आप उसको पहचान देते हो, उसका मेजरमेंट होता था। अब वो बेस ईयर को आपने बढ़ाकर 2012 का कर दिया। जितना नज़दीक होगा बेस ईयर उतनी ज़्यादा ग्रोथ नज़र आएगी। तो ये सिर्फ एक खेलना है आपके आंकड़ों के साथ। अब ये कैसे मतलब सही माना जा सकता है जब आपके इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का रेट जो है वो नेगेटिव में है, मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ जो है नेगेटिव में है। The report of the Planning Commission in those days used to publish this kind of data and the GDP growth rate. But what happened? According to the latest survey report of the then Planning Commission, the number of the poor, the number of the proletariat, the number of the person living below the poverty line increased day by day and reached at the point of 35% at one stage. The political and the economic power is being concentrated in the hands of few, and if this is the bright picture of the economy, I am sorry to say, it has nothing to do with the marginalized section of the society. जो हमने वायदा किया था वो आने लगे, तो ये तो अपने आप ही सत्यापित हो गया। 8% जो ग्रोथ रेट थी और प्रीवियस सरकार में 4% से ज़्यादा नहीं होती थी, उसी के आसपास हुआ करती थी, ये तो अब प्रमाणित हो गया। आपने नाप लगाने में 1 फुट को 12 इंच देने के बजाय 18 इंच दे दिया, तो क्या फुट बदल जाता है? इन्होंने जो जीडीपी का आधार है उसको बदल दिया है। पहले फैक्टर प्राइस पर इसका कैलकुलेशन किया जाता था, अब इसको बदलकर मार्केट प्राइस पर कर रहे हैं और इसलिए आंकड़े सब बढ़ गए हैं। तो पिछले साल या उसके पहले जो बूथ में हुआ उसका तुलना आज के साथ करना हो तो आज का नाप जो है कल के आंकड़ों पर लगाकर नए आंकड़े आपको निकालना होगा। तो ये एक खेल है आंकड़ों के साथ, ये कोई हकीकत नहीं है। निश्चित रूप से ग्रोथ रेट लगातार जब से सरकार आई है ग्रोथ रेट बढ़ोतरी की तरफ है और अब 8% तक कही जा रही है, तो इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती। बिल्कुल अच्छे दिन आने वाले हैं, ये दिखाई दे रहा है। नहीं, अगर करे तो बहुत अच्छी बात है और हम भी चाहेंगे, देश के हित में है, राष्ट्र के हित में है कि हमारा विकास दर जितना ऊपर जाएगा उसका लाभ देश को मिलेगा, उसका फ़ायदा सबको मिलेगा। लेकिन एक बात बार बार ये कही जाती है कि हम आंकड़ों की जाल में फंस जाते हैं, लेकिन उसका जो सही मानों में जो उसका लाभ या उसका फ़ायदा जो कॉमन मैन को मिलना चाहिए, आम आदमी को मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है। तो इसलिए जो भी हम ग्रोथ रेट रखें या जो भी हम विकास की बात करें, विकास दर की बात करें, उसमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कॉमन मैन को उसका लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। चलिए, अलग तरह की अलग अलग प्रतिक्रियाएं, कोई कह रहा है आंकड़ों की बाजीगरी, कोई कह रहा है कि ये शुरुआत हो गई है अच्छे दिनों की। इस पर भी बात करेंगे। बेस ईयर बदल दिया गया है, बेस ईयर बदलने से करीब 2% के आसपास का अंतर आ रहा है। लेकिन इसमें एक बात और समझने लायक है, अगर 2% का अंतर आ भी रहा है और
कुछ सालों के अंदर 10% की बात हो रही, तो एक्चुअल ग्रोथ यानी पुराने आंकड़ों के हिसाब से भी अगर हम तुलना करेंगे तो 8% की ग्रोथ अगर सरकार हासिल करती है, अगर पुराने जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से भी अगर हम देखें तो उसे भी बुरा नहीं कहा जा सकता है। आप पुष्पेंद्र जी, आप ये जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया, ये बात स्पष्ट रूप से कह दी गई है कि सब्सिडी अब सरकार जो है कम करेगी किसी भी सूरत में। एक और बात कही गई है कि डीबीटी जो है उसके जरिए जो है, जो कल ये घोषणा भी हो सकती है, इस तरह के इंडिकेशन है कि जिनकी आय एक निश्चित जो टैक्स वो पे करते हैं उससे ज़्यादा है तो उनको गैस सिलेंडर सब्सिडी या बाकी सब्सिडीज नहीं मिलेंगी। इसको किस तरीके का कदम देख रहे हैं अगर ऐसा होता है तो, और जो सब्सिडी बोझ न सहने का सरकार का फैसला है उसे आप कैसे देख रहे हैं? विपुल, मुझे लगता है कि जब से ये सरकार आई और आपको याद होगा कि सदानंद गौड़ा ने जब इंटरिम रेल बजट प्रेजेंट किया था और उस वक्त ये तमाम सारी बातें हुई और रेलवे का किराया बढ़ाया गया और सरकार के शपथ लेने से पहले प्रधानमंत्री का पहला भाषण हम सबको याद होगा, उन्होंने बहुत जोर से आस्तीन चढ़ा करके ये कहा था कि सरकार सिर्फ गरीब के लिए होती है और ये सरकार गरीब के लिए होगी। और इतनी बार उन्होंने कहा कि इस देश में 90% लोग ये समझने लगे कि वाकई हम गरीब हैं और अब हमारा भला होने वाला है। और किराया बढ़ाते वक्त ये कहा गया कि ये तो कांग्रेस कर गई थी और उसमें हिम्मत नहीं थी लागू करने की, हम में हिम्मत है, हमने लागू कर दिया। एक फैसला गरीब के हिसाब से मुझे नजर आता है। उसके बाद में अभी जो भूमि सुधार का मामला, वो अधिग्रहण का मामला आया है, जिस तरीके से मोदी सरकार पूरी तरीके से इंटरनेशनल, वर्ल्ड बैंक और उनके यहाँ एजेंट जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, जो क्रोनी कैपिटल के, उनके माध्यम से किसानों की बात कह रही है, गरीब की बात कह रही है, लेकिन जितने जो भी कुछ कांग्रेस में उसमें प्रावधान थे कि उनको बचाया जा सकता था, उनको पूरी तरीके से गड्ढे में डाल दिया है। और इस बात पर अड़ी हुई है कि चाहे हमें ज्वाइंट सेशन बुलाना पड़े हम वो करेंगे। तो दूसरा उनका गरीबी के प्रति मुझे नजर आता है। मैं मानता हूं कि आज भी नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके का भाषण दिया है, शब्दों की जगलरी की है, लेकिन जो आर्थिक मामला है उसमें अरुण जेटली को तो मुझे ऐसे लगता है कि हमारे जमाने में बेदी, प्रसन्ना और चंद्रशेखर जो स्पिन नहीं कर पाते थे, ये उनके भी महागुरु हैं स्पिन करने के अंदर। और चीजों को इतनी बारीकी से लगता है कि जो आज से कोई 9-10 महीने पहले जब यूपीए की सरकार थी तो यही लोग कहते थे कि कपिल सिब्बल भी जादूगरी करते हैं, पी चिदंबरम भी करते हैं, सिर्फ लगता है कि पार्टी का नाम बदला है, बाकी जगलरी ये भी कर रहे हैं। और जो बात आप कह रहे हैं, आज भी उन्होंने गरीबों के लिए कहा और बड़ा सीना ठोक के कहा कि अगर इसमें गरीबों के लिए कोई मामला है तो मैं तैयार हूं चेंज करने के लिए, लेकिन साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे। अब ये जो सर्वे आया है इसमें आपने सब्सिडी की बात की है। आप देखें कि जब कल रेल बजट आया था तो उसमें भी 10% फ्रेट बढ़ाया गया है। उसके बढ़ने की वजह से भी महंगाई होगी, वो महंगाई का असर किस पे पड़ेगा वो भी सबको पता है। आज ये कहा गया कि महंगाई दर घटी है, ये कहां घटी है? जिससे सब्जी ली जा रही है वो वही 60 रुपए किलो दे रहा है, वो वही 70 रुपए किलो दे रहा है, वही दालें उतनी है। तो ये घटके कहां जा रही है, किसके पास जा रही है, नहीं पता। वो जो प्लानिंग कमीशन था वो बढ़ के नीति आयोग हो गया, उसके शब्द कम हो गए, लेकिन उसी तरीके से सब्सिडी भी कम होने जा रही है। अब ये सब्सिडी अगर कम करेंगे भाई, तो सब्सिडी कम किसको, कौन फायदा ले रहा है? तो ये जो रट लगा रखी है, हम गरीबों के साथ हैं, हम गरीबों के साथ हैं, ये वैसे ही लग रहा है जैसे दिल्ली में ये पुलिस का बयान आता है, या जो स्लोगन है कि दिल्ली पुलिस आपके साथ, हर जगह पीटती नजर आती है वो दिल्ली पुलिस आपके साथ। वैसे ये गरीबों को हर जगह पीट रहे हैं, चाहे यहां मामला हो, भूमि का मामला हो, रेल का मामला हो, लेकिन शब्दों में इतनी ताकत के साथ कहते हैं गरीबों के साथ कि गरीब अब डरने लगा है कि ये हमारे साथ ना हो तो ज्यादा अच्छा है। तो जो बात आप कह रहे हैं, मैं बहुत सारी डिटेल में इसलिए जाता, आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एक्सपर्ट, लेकिन मैं एक आम आदमी की हैसियत में देखता हूं कि ये पूरी, कल भी मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कोई कहेंगे साहब पॉपुलिज्म का जमाना चला गया और अब लोगों को पे करना चाहिए। मुझे लगता है कि इन्होंने पूरी तरीके से सुपारी ले रखी है इस देश की कि हम कुछ भी ऐसा नहीं करने देंगे जो इस देश के हित में होगा, गरीब के हित में होगा। इनके एजेंडे कुछ और है, ये किसी और के पेरोल पे लगते हैं मुझे, और उसका एजेंडा लागू कर रहे हैं। ये भारत में किसी आदमी का एजेंडा लागू नहीं कर रहे हैं। चलिए, इसमें 2-3 बातें हैं संजय जी से मैं समझना चाहूंगा। संजय जी देखिए, 2 पक्ष हैं इसके। एक पक्ष है कि किसी भी सूरत में सब्सिडी बंद नहीं होनी चाहिए, गरीबों को सब्सिडी मिलनी चाहिए, चीज़ें बहुत सस्ती होनी चाहिए। दूसरा पक्ष ये, जैसे भूमि अधिग्रहण का जिक्र किया, अगर रोजगार चाहिए, अगर तो उसके लिए कल कारखाने लगाने होंगे, कल कारखाने लगाने हैं तो आपको ज़मीन उसके लिए चाहिए होगी। अगर मान लीजिए 5 साल में ज़मीन नहीं मिलती, वो ज़मीन वापस हो जाएगी। तो अगर नए रोजगार जो नया युवा है उसको रोजगार लाने के लिए नई कंपनियों की जरूरत होगी। सरकार बहुत ज़्यादा बर्डन ले नहीं सकती है। आप सरकारी कंपनियों में कितनी नौकरियाँ देंगे?
तो अगर निजी कंपनियां आएंगी, मौजूदा कंपनियां काम कर रही हैं, उनको अपनी सुविधाएं चाहिए, उस आधार पे वो आगे बढ़ेंगी। तो बहुत बहुत बारीक रेखा है, क्योंकि आपको दोनों चीजों को मेंटेन करना है। ये किस तरह की आप कैसे देख रहे हैं? आपने बहुत अच्छी बात की कि ये एक बारीक रेखा है जिसको तय करने की कुछ बाधाएं हैं और उसको किस तरह से तय करे जाएंगे, और ये देखने की जरूरत है। इसमें ना कि कोई राजनीतिक टिप्पणी करें या राजनीतिक छीटाकशी करें, ये तो खैर होते ही रहा है। लेकिन अगर सच देखें और सत्य को देखें तो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाते हैं तो उसके लिए भूमि भी चाहिए। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए उसके लिए भी भूमि चाहिए जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को। तो एक तरफ तो ये मुद्दा है, दूसरा ये है कि जो किसानों की हित है वो भी बचे रहे। तो ये एक बैलेंसिंग एक्ट की जरूरत जरूर है। क्योंकि मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूँ। देखिए, हमारे यहाँ जब देश में अन्ना का आंदोलन हुआ, जिस तरीके से 2G घोटाला, CWG घोटाला, तमाम घोटाले उजागर हुए, उसके बाद तमाम लाइसेंसेस कैंसिल किए गए, बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जब दोबारा उनकी और CAG की तरफ से बताया गया इतने लाख करोड़ का घाटा हुआ। एक्चुअल में वो घाटा जितना जब दोबारा उसकी नीलामी हुई तो बोली लगी, उतनी बोली ही नहीं लगी, क्योंकि लोगों को लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि हम फिर से बोली लगाए हमारे लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। तो उससे जो इन्वेस्टमेंट का एक जो माहौल था वो काफी खराब हुआ। तो क्या सरकार ये कोशिश कर रही है कि माहौल ऐसा रहे कि भाई अगर हम जमीन लेंगे, अगर हम 5 साल में नहीं शुरू कर पाए तो आपको वो सारे पैसे आपके डूब जाएंगे। FDI रिटेल में लाई गई, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई, कोई बड़ी कंपनी आपके देश में आ नहीं रही है। तो क्या एक कॉन्फिडेंस जनरेट करने के लिए भी ये जरूरी है कि सिग्नल दे कि भाई आपको डरने की जरूरत नहीं है? अब ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो वोडाफोन टैक्स इशू है, और जो पिछली सरकार ने वोडाफोन का टैक्स इसको इतना बड़ा रेट्रोग्रेड टैक्सेशन में इतना ज़्यादा इशू बना दिया उसको कि विदेशी कंपनियां जो हैं वो भारत में आने से कतरा रही हैं। अच्छा, इसमें जो है हम उनकी पूंजी लेकर अगर हम अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं तो इसमें कोई खराबी तो है नहीं। अच्छा, पूंजी की जरूरत हमें सब पे पड़ रही है। अच्छा, पूंजी के बगैर जो है ना तो ग्रोथ है और ना ही एम्प्लॉयमेंट है, और ग्रोथ है और जॉबलेस ग्रोथ है तो वो और मुश्किल है। जैसे विदेश में, जैसे अमेरिका में और यूरोप में अभी रिसेशन चल रहा है और ग्रोथ हो रही है, लेकिन वो क्या है, जॉबलेस ग्रोथ है। तो मेरा ये मानना है एक बैलेंसिंग एक्ट की जरूरत है, ना कि कोई राजनीतिक निजी स्वार्थ को प्रमोट करने के लिए तो बहुत कुछ कहा जाता है, परंतु एक आर्थिक विकास के लिए सब सम्मति से एक प्रॉपर लाइन ऑफ एक्शन जो आप बोल रहे थे, एक बैलेंसिंग एक्ट और एक लाइन को उसको एकदम बिल्कुल सेंसिटिव नेचर से कंप्लीट करने की जरूरत है। देवराजन साहब, आपसे भी यही सवाल होगा मेरा, कितना मुश्किल है ये इस तरह की चीजें बैलेंस करना है? क्योंकि जैसे ही अभी मान लीजिए चाहे वो अगर रेल किराए बढ़े या बाकी चीजें बढ़ती हैं तो फिर आपका जो लेफ्ट का दल है वो इस बात को लेकर के कि गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है। अब उन्हीं गरीब के बच्चे अगर जब पढ़ लेते हैं तो उनको रोजगार के लिए बाकी शहरों में आना पड़ता है, निजी कंपनियों में काम करना पड़ता है। अगर वहां पे अगर ग्रोथ नहीं होगी तो बहुत जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो बेरोजगार होंगे। आपको लगातार इस तरह की व्यवस्था बनानी होगी कि जो नए युवा आ रहे हैं उनको रोजगार मिलता रहे, और आबादी भी काफी तेजी से बढ़ रही है। क्या कुछ बैलेंसिंग एक्ट हो सकता है इसमें? अच्छा, मुझे लगता नहीं है, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है। आप जो दो बात यहाँ पर कहे हैं, दोनों अगर ठीक तरीका से अगर आप देखेगा तो आपको कूल महसूस होगा, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। इसलिए है, एक आपने जो कहा है जो 2G स्पेक्ट्रम और CWG, और उन्होंने भी जो कहा है वोडाफोन का जो घोटाला है, ये सभी घोटाला पकड़ा गया है, इसलिए यहाँ पर इन्वेस्टर लोगों का कॉन्फिडेंस कम हो जा रहा है। तो घोटाला पकड़ा गया मैंने नहीं कहा, मैंने कहा कि जिस तरीके से फिर तमाम लाइसेंसेस कैंसिल हुए। हाँ, तो क्या ये कैंसिल करना आपका जो आप करप्शन करेंगे, आप स्कैंडल करेंगे, आपको क्या फिर माला देकर के स्वागत करेगा? नहीं, नियम ऐसे बनाइए कि कोई आदमी कोई उसमें इस तरह के आपने इतनी छूट दी हुई थी कि लोग आसानी से किसी और कंपनी का नाम लेकर के आसानी से बिड कर सकते हैं। वो तो आपके कानून के तहत बिड कर रहे हैं ना। बाद में आप कहते हैं कि नहीं इसमें ऐसा हो गया जी। सिंपली आपका ये कंपनी नहीं है, वोडाफोन नहीं है, रिलायंस नहीं है, टाटा नहीं है, एयरटेल नहीं है, जो सभी बाकी भी कंपनी भी काम करते हैं। तो इसको उन्होंने दूसरा पीछे तरीका से पैसा देकर के इसको हमारा जो एक्सचेकर में इतना करोड़ रुपया का 1,74,000 करोड़ रुपया का नुकसान पहुंचाया है। तो उसको तो इंक्वायरी करना जरूरी है। और वोडाफोन कंपनी ने यहाँ पर काम करेंगे, बाहर जाकर के उसका बिजनेस करेंगे, वही उसी से आपका यहाँ का टैक्स नहीं देंगे, उसको पकड़ेगा तो सरकार जाकर के कोर्ट से उसका केस भी विड्रॉ करके जाएंगे। कारण क्या है? हम उसको कॉन्फिडेंस बढ़ाना है।
बात में ये पूछना चाहते हैं आपका माध्यम से, आपका मीडिया का, जेएम टीवी तो हिंदुस्तान की सबसे पुरानी टीवी है, पहला ही सैटेलाइट चैनल है शायद, आपका जो जरूर आपका आर्काइव्स में देखना पड़ेगा। 1947 से 1991 तक हिंदुस्तान के अंदर एक मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम थी। उस समय भी हमारे हिंदुस्तान के अंदर विदेशी पूंजी आए हैं। हमारे देश में आज कितने भी आप बड़े इंडस्ट्री देख रहे हैं, आज भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हो, आपका भिलाई स्टील प्लांट हो, कितने भी हेवी इंडस्ट्रीज आप देख रहे हैं, वहां पर हजारों लोग काम करते हैं। उसका कोल, स्टील, माइंस इंडस्ट्री जो भी हो, इन सभी आपके इसी पीरियड में आए हैं। 91 से लेकर के आज तक जो 25 साल है, इसके अंदर आप बताइए इसी प्रकार का हेवी इंडस्ट्री कितने आए हैं? कहां आपका रोजगार बढ़ा है? पैसा आता है कहां? आपका स्टॉक मार्केट में आकर के वहां पर आपका जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है वहां से चले भी मतलब जाता है। आप ये कह रहे हैं 1991 से लेकर 2015 के बीच में कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगी? मैं कहने के मतलब ये है, यहाँ पर जो जॉबलेस ग्रोथ उन्होंने जो शब्द यूज किया है बिल्कुल वही है जो ग्रोथ आंकड़े में दिखाते हैं, लेकिन उसका जो ठीक परिवर्तन आम जनता को मिलता ही नहीं है। तो ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं हो रहे। बात बार बार यहाँ पर एक ऐसा एक प्रचार हो जा रहे हैं, वामपंथी पार्टियां, कम्युनिस्ट पार्टियां, फॉरवर्ड ब्लॉक, सभी वामपंथी पार्टियां विदेशी पूंजी के खिलाफ है। विदेशी पूंजी आएगा तो हम लोग उसको विरोध करेंगे। गलत है, हम कभी भी विदेशी पूंजी के खिलाफ नहीं है। विदेशी पूंजी भी एक देश का डेवलपमेंट के लिए आज के परिस्थिति में जरूरत है, लेकिन विदेशी पूंजी लाना है नया टेक्नोलॉजी, विदेशी पूंजी लाना है नया जॉब अपॉर्चुनिटीज। ये अगर होगा तो हम विदेशी पूंजी लाने के लिए हम तैयार हैं। अगर हिंदुस्तान के अंदर आलू की चिप्स बनाने के लिए आपका क्या टेक्नोलॉजी का जरूरत है? एक आलू को आप चिपका करके आप 15 पैकेट बना करके आपका तकिया का माफी बिक्री करेंगे, उसी के लिए क्या टेक्नोलॉजी जरूरत है अमेरिका का? उसी से पैसा किसको मिल जाती है? हमारा देश का पानी हमारा देश में आकर के बोतल में भर के हम लोग को पिला रहे, उसके लिए क्या टेक्नोलॉजी का जरूरत है? ये लोग तो अमेरिका से, कनाडा से पानी लेकर के तो नहीं आ रहे। तो ये विदेशी पूंजी की जो बात दिखा करके, और विदेशी पूंजी एक पनेशिया हिसाब से सभी बीमारी का दवा ये विदेशी पूंजी है। इस हिसाब से हमारा इकोनॉमी को ये जो मिक्सड इकोनॉमी से उठा करके मार्केट बेस्ड इकोनॉमी से चला करके एकदम डिपेंडेंस इकोनॉमी में फैल जा रहा है। ये हमारे लिए आने वाले दिन में खतरा है। ये खतरा ये जो इकोनॉमिक सर्वे में भी आप देख रहे हैं, आने वाला जो बजट है उसी में भी उसका रिफ्लेक्शन आपको जरूर मिलेगा। ये जो बात अभी कही गई उसका जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगा। 1991 के बाद ज्यादा तरक्की हुई है? 1991 के पहले, चाहे वो नौकरियों के मामले में देखें, आर्थिक व्यवस्था के मामले में देखें, भारत की छवि के मामले में देखें, क्या इनकी बात से आप कितनी सहमत हैं? जी आप ये जो बातें कही गई देवराजन साहब की तरफ से कि 1991 के बाद, नहीं उसमें देखिए कोई ब्लैक एंड व्हाइट तो हो नहीं सकता है। उसमें कई चीजें ऐसी है जिसमें सच्चाई है, कई चीजें ऐसी है जिसको आप चुनौती दे सकते हैं। खास करके अगर आईटी क्षेत्र में हम देखें तो 91 के बाद आईटी क्षेत्र में भारत ने ज्यादा तरक्की की है, तो इसलिए चीजों को हम, लेकिन जो बात वो कह रहे हैं कि हेवी इंडस्ट्रीज, अगर आप देखें तो बहुत बड़े बड़े कल कारखाने जो हैं नहीं लगे हैं। उस समय वो पब्लिक सेक्टर यूनिट की तरह लगाए गए थे, भारत सरकार की तरफ से लगाए गए थे, सरकारों की तरफ से लगाए गए थे। वो निजी निवेश नहीं था किसी व्यक्ति का। बिल्कुल, तो वो पब्लिक, वो मिक्स्ड इकोनॉमी का एक मॉडल पे वो कह रहे थे कि, और बोले उस समय तरक्की हुए भारत में, चाहे आप स्पेस में हो, साइंस में हो, टेक्नोलॉजी में हो, डिफेंस में, लेकिन उसके साथ साथ कई चीजें ऐसे जहां हम पिछड़े, और उसके कारण है, और उसको लेके भी नई सोच। देखिए आज ग्लोबल इकोनॉमी में आप शामिल हो चुके हैं 91 से, अब उस पे आप पीछे जाने के लिए आपके पास शायद बैंडविड्थ नहीं है, स्थिति नहीं है, लेकिन आगे जाने का रास्ता किस तरह से हमें तय करना है, उसके आधार क्या होने चाहिए, उसके लिए किन किन शर्तों पे हम, किन किन क्षेत्रों में हम निवेश लाएंगे, ये तमाम चीजें हैं। और साथ ही साथ जो लोग पैसे लेके आना चाहते हैं, आप देखिए एक तरफा आप चीजों को नहीं इम्पोज कर सकते हैं। कोई भी लोग, कोई भी इन्वेस्टर, चाहे वो देश का हो चाहे विदेश का हो, हमारे देश से भी लाखों, कई ऐसे हजारों करोड़ निवेश बाहर हुए। कई ऐसी कंपनियां हैं जो जितना हमने बाहर से नहीं लाया, उससे ज्यादा भारत के उद्योगपति बाहर लगाए, उनको वहां माहौल मिलता है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम इस देश में माहौल तैयार नहीं करें, माहौल तैयार करना होगा आपको इस देश में भी।
उसमें इन्वेस्टर्स, अगर आप वोडाफोन को स्थिति को ले लें, आपके पास कानूनन या लेजिस्लेटिव बिजनेस भारत में, या उसमें जो सियासी जो खास करके जो उसमें सियासत घुसा हुआ है, उसमें चाहे सब्सिडी के माध्यम से सियासत हो, सब्सिडी कम करना सबके लिए, किसको सब्सिडी की जरूरत है ये भी तय करना बेहद जरूरी है। क्या हर व्यक्ति को इस देश में सब्सिडी की जरूरत है? क्या हर व्यक्ति को सब्सिडी चाहिए इस देश में, या जिसको जरूरत है उसको चाहिए? तो ये तमाम चीजें वोट बैंक की सियासत से अभी तक निर्धारित होती रही हैं। मुझे लगता है उन चीजों से थोड़ा हटके काम करना होगा। लेकिन मुझे जो इस समय जो इकोनॉमिक सर्वे है और जो बजट, अगर इसमें इंडिकेटर्स हैं, तो मुझे लगता है जो पी चिदम्बरम स्कूल के विचार हैं वो अरुण जेटली साहब उसको आगे ले जाते हैं। उसमें कुछ नए फ्रेश, अगर मैं इसको देखूं कि क्या आरएसएस के चिंतन करने वाले लोग यही सोचते थे, क्या दीनदयाल उपाध्याय की सोच ऐसी ही थी, क्या उस तरह के जो विचारधारा था जिसके आधार पर वो भारत की तरक्की करना चाहते थे, क्या उन विचारधाराओं का समावेश इसमें है क्या? तो अगर इन चीजों को आप खोजना चाहेंगे तो शायद आपको लगेगा कि ये वो चीजें नहीं है, ये वही ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और जमीन से 6 फुट ऊपर चलने वाले लोग हैं जो इस तरह के चीजों को लाके आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जी आपके पास जो सरकार, जो आज लोग बैठे हैं, ये उन तक बातें, उनको भी मुझे लगता है कि अगर आज प्रधानमंत्री खड़े होकर कहते हैं कि भूमि अधिग्रहण कानून में जो हमने ऑर्डिनेंस लाया अगर उसमें खामी है तो मैं परिवर्तन के लिए तैयार हूं, तो मैं उसका स्वागत करता हूं और कहता हूं कि अगर इसके लिए आप तैयार हैं तो वो प्रावधान जिससे किसानों की रक्षा, सुरक्षा और उनकी उन्नति और प्रगति हो सके, देश की प्रगति के साथ साथ किसान को अभाव ना हो, फूड सिक्योरिटी हमारा खतरे में ना पड़े, हमारे जो हक हैं, हकूक किसान के, वो न मारा जाए, हमारे देश की जो कृषि जो आगे बढ़ा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर सरकार में, अगर प्रधानमंत्री आज खड़े होकर ये कह सकते हैं कि मैं इसमें सुधार करने को तैयार हूं, अगर ये किसान विरोधी है तो मैं हमें उसका स्वागत भी करना चाहिए। लेकिन हम प्रधानमंत्री से ये भी उम्मीद करेंगे कि जो इकोनॉमिक सर्वे या बजट में इस तरह की खामियां हैं वो भी उसको दूर करें। चले बहुत बजट को देश में ना बढ़ने दे, इससे उम्मीद हम करते हैं। चले बहुत समय कम रह गया। बहुत छोटी छोटी टिप्पणियां मैं रामाधार जी आपसे और पुष्पिन जी आपसे चाहूंगा, उसके बाद अगले विषय पर भी हमको जाना है। आप कल से क्या उम्मीद कर रहे हैं? कल के बजट से बहुत अच्छा जी, बजट की तो बात जो देश की आवश्यकता है उसके बारे में ही हम लोग बता सकते हैं, और बजट के बारे में तो कल जेटली जी बताएंगे। देखिए, नरसिम्हा राव सरकार जब आई उस समय आर्थिक स्थिति देश की बहुत दयनीय हो गई थी और हमें अपना सोना तक गिरवी रखना पड़ा था। तो उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे और ये क्रेडिट एक्सक्वीज नाम का एक फॉर्मूला लेके आए। बैंकों ने क्रेडिट एक्सक्वीज कर दिया और उस क्रेडिट एक्सक्वीज का रिजल्ट ये हुआ कि वो नरसिम्हा राव जी के पूरे टेन्योर में लागू रहा और अटल बिहारी वाजपेयी जी के टेन्योर में भी 3 साल तक वो कंटिन्यूड रहा। मतलब 5, 3, 8 साल जो क्रेडिट एक्सक्वीज रहा हमारे यहाँ, उसने हमारे सारे स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज को मार के बिठा दिया। आज हम एक टॉय भी खरीदते हैं 2 रुपए का तो वो भी मेड इन चाइना खरीदते हैं। हमारे यहाँ ये समस्या नहीं है कि हम बाहर से निवेश लाके और यहाँ पर लोगों को नौकरी दें। हमारे यहाँ जो इतनी बड़ी आबादी है, यंग आबादी हमारी जो है, उन सबों के हाथ में काम हो, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के पास। तो इस बजट से हम ये आशा करेंगे कि जेटली जी ये भी लाएं कि देश में युवाओं के लिए और जो मध्यम आयु वर्ग के लोग हैं उन लोगों के लिए भी रोजगार के असीमित अवसर पैदा हो और जो 90-91 के दशक में हुआ था उसकी पुनरावृत्ति ये 2015 में ना करें। चलिए पुष्पेंद्र जी, क्लोजिंग रिमार्क आपसे। मैं कह रहा हूं कि जो बार बार ये दलील दी जा रही है कि जब तक इंडस्ट्री नहीं लगेगी रोजगार नहीं चलेगा, मैं ये पूछना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री की तरह क्यों नहीं चलाना चाहते आप? उसका भी विस्तार आप साइंटिफिक क्यों नहीं करना चाहते? क्यों इस देश के अंदर पंजाब सबसे ज्यादा चीजें पैदा करता है, बाकी जगह क्यों नहीं करते? क्यों आप पानी का इंतजाम नहीं कर पा रहे? क्यों आप नहरें नहीं बना पा रहे? क्या नहरों के लिए पैसा अलॉट नहीं हुआ था? महाराष्ट्र के अंदर कितने करोड़ का घोटाला हुआ? जमीन उसके लिए भी कह रहे हैं कि जमीन मेरा कहना यह है कि अगर मोदी जी को लगता है कि उनकी क्रेडिबिलिटी ऐसी है, देश उनकी हर बात पे यकीन करता है, तो लाल बहादुर शास्त्री ने भी कहा था जब अनाज का भाव हो गया था तो लोगों से कहा व्रत रखिए ताकि अनाज की कमी दूर हो जाए। मोदी जी को इस तरीके से लोगों को जबरन उनकी जमीन पे कब्जा करने से अच्छा राष्ट्र के नाम संदेश दें और कहें कि इस देश के अंदर भुखमरी, बेरोजगारी को दूर करने के लिए जमीन चाहिए। बहुत सारे लोग दे देंगे, लेकिन यह किसने कहा है कि जहां मल्टी क्रॉप होता हो, जो एग्रीकल्चर लैंड हो, आप उसी को लेंगे? आप इस देश में 40% बंजर जमीन पड़ी है, उसको जाके ले लें। तो मैं बार बार यह कह रहा हूं कि
एग्रीकल्चर को आपको लग रहा है कि सबसे बेकार की चीजें जो चला रहा है, लेकिन इस देश की रीढ़ की हड्डी एग्रीकल्चर ही है। और इसीलिए भारत के, पूरी दुनिया में भारत के आदमी की सर्वाइविंग कैपेसिटी जो है वो सबसे लोएस्ट है। उसको 10 चीजें नहीं चाहिए, लेकिन आप उससे उसकी सोशल सिक्योरिटी भी छीनना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये सब बातों के अलावा जो दिलीप भाई कह रहे हैं कि उन्होंने आज भी कहा है हम बदलाव करेंगे, लेकिन इसलिए यकीन नहीं हो रहा कि पिछले 9 महीने में जितनी बातें कही गई है उससे उलट वो कर रहे हैं। चलिए समय समाप्त हो, आप कुछ कहना चाहते हैं? एक सेकंड में बात करना चाहते हैं। जो सब्सिडी की बात आपने जो बार बार यहाँ पर, और आप लाखों करोड़ों की सब्सिडी आप वेव ऑफ कर देते हैं इंडस्ट्री की, और आपको किसान की सब्सिडी वेव ऑफ करने में आप कहते हैं सुरेंद्र जी, ये 5 साल के अंदर यूपीए सरकार ने 31 लाख करोड़ रुपया आपका टैक्स एक्सेम्पशन दिया है सभी कॉर्पोरेट को। ये है हमारा बात, ये है देखिए, यूपीए सरकार ने सब्सिडी डायरेक्ट देने के लिए आधार कार्ड और बैंक कार्ड से लिंक करने का बात ले आया है। इन लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर उसको विरोध भी किया था। इन लोग आने के बाद फिर उसको चालू रखा। आप अगर इकोनॉमिक सर्वे देखिएगा तो उसमें क्लियरली लिखा है, हम उसमें आपने जो शुरू किया था फर्टिलाइजर सब्सिडी, फूड सब्सिडी, फ्यूल सब्सिडी, एलपीजी सब्सिडी, ये सभी सब्सिडी हम बैंक में दे देंगे। बात देखने की बात आपका माध्यम से, अब कुछ दिन के बाद आपको उसका एक इंक्वायरी करना जरूरी है। लेकिन देखिए एक सेकंड, ये जो सब्सिडी एक सिलेंडर का 250 रुपया आपका बैंक अकाउंट में आ रहा है, इसी प्रकार करोड़ लोगों का बैंक अकाउंट में आ रहा है। बैंक जो डिपॉजिट और लोन का जो रेशियो देखेगा तो आपको पता चलेगा जो किसका पैसा बैंक में आ रहा है उसको लोन नहीं मिल रहा है, किसानों को नहीं मिल रहा है, किसको मिल रहा है, अडानी को मिल रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये है रिटर्न गिफ्ट है, सब्सिडी देने का समेटने का समय हो गया जी। दूसरे विषय पर भी जाना है। फिलहाल अब देखना यह है कि उम्मीदें तमाम हैं, चाहे वो गरीब से गरीब आदमी हो, उद्योगपति हो या फिर किसान हो, सबकी अपनी उम्मीदें हैं इस बजट से। अब जेटली साहब किसको क्या दे पाते हैं इस पर हमारी कल नजर रखेंगे, लेकिन आपकी नजर रहनी चाहिए जैन टीवी पर। सुबह से लगातार तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ बने रहेंगे, तमाम विश्लेषण करेंगे क्या कुछ हो सकता है बजट में, बजट आने के बाद किसको मिला, किसको क्या मिला, किसके साथ है ये बजट, क्योंकि नारा दिया गया था सबका साथ सबका विकास। हमारा सवाल यह है किसके साथ किसका विकास करेगा ये बजट। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखिए दूसरा मुद्दा। सरकार की एक ही पूजा पद्धति होती है और वो पूजा पद्धति होती है सबका साथ सबका विकास। सरकार की एक ही पूजा पद्धति होती है और वो पूजा पद्धति होती है सबका साथ सबका विकास। घटना चक्र ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं और आज राष्ट्रपति के अभिभाषण उसके चर्चा के बाद प्रधानमंत्री मोदी का जवाब आया, तमाम बातें उन्होंने कही, क्या कुछ इसके मायने हैं उस पर चर्चा करते हैं। लेकिन सबसे पहले जरा कुछ एक बयान सुनाते हैं आज आपको क्या कुछ किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने आज निशाने पर लिया लोगों को। 9 महीने में हमने आकर के सब कर लिया है ऐसा दावा करने वाले हम नहीं है, और नहीं हम ये बात मानते हैं कि देश 1947 15 अगस्त को पैदा हुआ था। ये देश हजारों साल की विरासत है। ऋषियों ने, मुनियों ने, आचार्यों ने, भगवंतों ने, शिक्षकों ने, मजदूरों ने, किसानों ने इस देश को बनाया है। सरकारों ने देश नहीं बनाया है। सरकारें आती है जाती है, देश सरकारें नहीं बनाती। देश जनता जनार्दन के सामर्थ्य से बनता है, जनता जनार्दन की शक्ति से बनता है। और राष्ट्र अपनी चीती से चलता है, अपनी फिलॉसफी से चलता है। आइडियोलॉजी आती है और जाती है, बदलती रहती है। मूल तत्व देश को चलाता है और भारत का मूल तत्व है
एकम सत विप्राह बहुधा वदंती। भारत का मूल तत्व है सर्वे अपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग भवेत्। ये भारत का मूल तत्व है। चले तो इस तरीके से तमाम मुद्दों पे जो है, चाहे वो मनरेगा का मुद्दा हो और तमाम तरीके से निशाने पे यूपीए सरकार को भी लिया और जो तमाम आरोप सरकार पे लगे थे उसका जवाब भी दिया। तमाम पैनलिस्ट मौजूद हैं। बहुत संक्षेप में छोटी छोटी टिप्पणियां चाहेंगे, क्या कुछ मतलब निकाला जाए इस बयान का जिस तरीके से आज आक्रामक अंदाज में नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिलीप जी, आपके साथ शुरुआत करेंगे, कैसे देख रहे हैं आप इसे? और आज भी भाषण तो अच्छा ही था। जी, आपने बोला बहुत कम शब्दों में, तो इतना शब्दों में इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। मतलब जिस तरीके से उनका अंदाज था जो आज तमाम लोगों को उन्होंने इसी अंदाज में भाषण देते हैं। की बात ये देखिए पिछले एक साल का देख लेना निकाल के सारे रिकॉर्ड देख आप और एक और चीज में कह रहा हूं कि इसमें कोई एक ऊपर का की भी नहीं होता है, को का भी नहीं बदलता है, कॉमा फुल स्टॉप भी नहीं बदल रहा है। अगर आप एक साल के भाषण देख लें तो यही जुमले हैं, यही अंदाज है, इसी तरह से हाथ उनका ऊपर गया, इसी तरह से नीचे आया, इसी तरह से लो पिच और हाई पिच किया। कोई नई बात नहीं लगी। एक ही ग्रंथ है सरकार का एक ही मंत्र है, सरकार की एक ही पूजा है। ये देश कौन बनाता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। इस जगलरी में वो इस संसद के अंदर नंबर 1 है। लेकिन सवाल यह है कि उनकी इस जगलरी पे यकीन कौन कर रहा है। वो ये नहीं कहते, वो फिर क्या सन 1947 में देश आजाद नहीं हुआ या देश 1947 में नहीं बना, ये भी आज उन्होंने बता दिया। कई हजार साल पहले, वो तारीख नहीं पता चल पा रही है आज तक। वो फिलॉसफी क्या है वो पता नहीं चल पा रही है आज तक। जो भूखे नंगे लोग खड़े हुए हैं, जो सवाल पूछ रहे हैं 15 लाख कहां है, रेल का किराया क्यों बढ़ रहा है, हमारी जमीन मतलब, उनसे कह रहे हैं कि आप ऋषि मुनियों का देश है, ये फिलॉसफी से चलेगा, बस चलते रहो, पूछो मत। जैसे कोई सवाल पूछेगा मैं फिर 1 घंटे का भाषण दे दूंगा और पेट भर जाएगा आपका। कांग्रेस आज काफी नाराज हो गई जिस तरीके से मनरेगा को लेकर के उन्होंने कहा गरीबों का अपमान किया है। मनरेगा और बाकी चीजें तो हैं ही। आज उन्होंने एक और बात कही कि वो ऑस्ट्रेलिया गए थे चने की खेती सिखाने, वहां से वो चने की खेती करने का तरीका सीख के आए हैं और इस पूरे देश के लोगों को सिखाएंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री को यह जानना चाहिए कि लिंटल पूरे दुनिया में 18 देशों में पैदा होता है और उसमें एक स्पीसीज है जो केवल हिंदुस्तान के किसान अपने यहां जनरेट किए हैं और अपने यहां ही पैदा करते हैं। वो है रेड लिंटल स्मॉल, जिसका ग्रेजिंग भी नहीं होता है और जिसपे कोई कीड़े भी नहीं लगते। तो इनको चना उत्पादित करने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने की आवश्यकता नहीं था। बिहार के किसी दियारे के गांव में जहां काली मिट्टी की खेती होती है, वहां ये अगर 4 दिन समय बिता लेते तो उससे बेहतर चना उपजाने का तरीका सीख लेते। किसान को फर्टिलाइजर चाहिए, किसान को फर्टिलाइजर चाहिए, तो आप उसको अब टैबलेट खिला रहे हैं। मुझे लगता है कांग्रेस खेती का पूरा हेल्थ कार्ड बना के रखेंगे। अरे भैया जिले में लेकिन रामदास जी जो बात कह रहे हैं उसमें से एक और बात लगती है कि चने की खेती हो ना हो, लेकिन इस देश को चने के झाड़ पे जरूर चढ़ा रखा है। अब खेत का हेल्थ कार्ड आप बनाएंगे। एक जिले में एक गांव में 4 और पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण को अगर आप देखें तो 3 तरह की जमीनें होती हैं। किसान के पास 10 रुपए उसके जेब में नहीं होते। टेस्ट का चार्ज भी 150 रुपए के आसपास है। दुनिया भर में इस तरह के टेस्ट होते हैं कि अगर आप सोयल टेस्ट हर जगह होता है, मिट्टी कैसी है। अरे आदमी का टेस्ट करा यार, आदमी का टेस्ट हो नहीं पा रहा है, मट्टी का टेस्ट करा रहे हो आप, दे नहीं पा रहे। इस देश में किसान मट्टी छू के बता देता है कैसी है, उसके लिए टेस्ट करने के लिए मशीन लगेंगी। आप कमाल कर रहे हैं। इस देश में ट्रेडिशनल खेती होती है, किसान इस देश के अंदर जमीन पे खड़े, ऐसे साइंटिस्ट पढ़े जिनकी कुछ दिन पहले ये बात कर रहे थे मोदी जी कि ऐसे लोग खड़े हैं जहां नंगे पैर चल के बता देते हैं यहाँ पानी है कि नहीं है। आप ऋषि मुनियों का तो बात कह रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से चने की खेती सीखने जा रहे हैं। राम अवतार जी बता रहे हैं बिहार चले जाते तो और भी कई तरीके की खेती सीख जाते वो। चले राजेंद्र साहब आपसे अगर ये मोदी जी का जो भाषण है आज, ये जो आगे का भाषण का माफी अगर देखेगा तो सिर्फ एक ही सेंटेंस में बोल सकता है अंग्रेजी में, मोर टॉक एंड लेस सब्सटेंस। उसमें ज्यादा बात है, उसमें कुछ मतलब ही नहीं दिखाई दे रही। तो उन्होंने आगे भी 3 शब्द कह रहे थे। उसका जो पहला भाषण अगर देखेगा तो हम उसका जो विकास करेंगे डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डिमांड, तो 3 डी उन्होंने कहा था। लेकिन उन्होंने अभी ये 9 महीने के अंदर प्रूफ किया है हमारा डेमोक्रेसी के ऊपर हमारा कोई विश्वास नहीं है, हम डायरेक्टली ऑर्डिनेंस राज चला देंगे।
हम डेमोग्राफी के ऊपर भी कोई विश्वास नहीं रखेंगे, हम प्लानिंग कमीशन को हटा देंगे, सभी कमेटी को हटा देंगे, हम अकेला ही सब कुछ कर देंगे। और डिमांड है जो पुष्पेंद्र जी जो कह रहे थे, किसानों की डिमांड है, वर्किंग क्लास की डिमांड है। आप देखिए ना, जो 9 महीने के अंदर यहाँ पर जो कितने सेशन हुआ, इस सेशन का हर समय हर वर्ग का लोग जंतर मंदिर में धरना में बैठा हुआ है, तो मतलब डिमांड को भी उसको उन्होंने एकदम नकार कर दिया है। तो इसमें एकदम मोर टॉक है। मेरा ये मानना है कि मोदी साहब जो भी बोलते हैं वो कथनी को करनी में दिखाए करके, तो हम लोग उन पर विश्वास करने को तैयार हैं। अब जो वो बोलते हैं वो एक फिलॉसफी की तरह लगता है, वो एक जो है उड़ती चिड़िया है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया थापा साहब आपका, देवराजन साहब आपका, रामाधार जी आपका, पुष्पेंद्र जी आपका, दिलीप जी आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबका कहना यही है कि बातें कम काम ज्यादा होना चाहिए। फिलहाल घटनाचक्र को समेटने का वक्त हो गया, लेकिन आप सुबह 8 बजे से लगातार जुड़े रहिए जायंट टीवी के साथ। 28 फरवरी को बजट आ रहा है देश का, क्या कुछ मिल सकता है आपको, आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा बजट। तमाम आर्थिक विश्लेषक, तमाम राजनीतिज्ञ और खासतौर से आप भी शामिल होंगे। आपकी क्या राय है इस बजट पर, हम शामिल करेंगे। तो सुबह से बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल घटनाचक्र में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जायंट टीवी। नमस्कार। सरकार की एक ही पूजा पद्धति होती है और वो पूजा पद्धति होती है सबका साथ सबका विकास। सरकार की एक ही पूजा पद्धति होती है और वो पूजा पद्धति होती है सबका साथ सबका विकास।